आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि जो अमीर लोग हैं दुनिया के, जैसे बिल गेट्स हो गए, तो ये इतने ज़्यादा फार्म लैंड्स क्यों खरीद रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि इन्होंने फार्म लैंड्स खरीदे हैं। लोग बहुत पहले स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि भाई बिल गेट्स जैसे अमीर अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा खेत खरीद रहे हैं, तो लेकिन किसी को कंफर्म नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि बिल गेट्स का डाइवोर्स हो रहा है तो इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बाहर आ रहे हैं। पहले इन्होंने शेल कंपनीज के थ्रू खरीदा था, अभी हमें पक्का पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा फार्म लैंड्स खरीद रहे हैं। और इसके पीछे कोई तुक्का नहीं है या फिर इनका कोई, जैसे बोलते हैं ना, एनवायरमेंटल रीज़न नहीं है जिसके पीछे ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रीज़न है जो कि इंडिया में भी एप्लीकेबल है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इनकी तरह कोई भी फार्म लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनके जैसे अरबपति हों या फिर आपके पास लाखों रुपए हों कि आप लैंड खरीद पाएं। बहुत से और तरीके हैं जिससे आप फार्म लैंड्स में इनकी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और रीज़न समझ सकते हैं उसके पीछे। आगे जानने से पहले भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हम टारगेट रखते हैं 840 सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बात करते हैं कि इन्होंने खरीदा। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि लोगों को पता था कि बिल गेट्स फार्म लैंड खरीद रहे हैं। अभी क्योंकि इनका डाइवोर्स हो रहा है, ये निकल के आया है कि ये यूएस के लार्जेस्ट प्राइवेट फार्म लैंड ओनर है, यानी कि इनके पास यूएस में सबसे ज़्यादा बड़े खेत हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। तो इसके पीछे हम पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल रीज़न क्या हो सकता है कि एक बंदा जिसके पास पैसे हैं, ठीक है पैसे हैं, लेकिन कोई भी बंदे के पास जिसके पास पैसे हैं वो ऐसे पैसे फेंकेगा नहीं, राइट। उसको पैसे की वैल्यू है क्योंकि इन्होंने ही कमाए हैं, राइट, मेहनत करके कमाए हैं। तो पहले दो चीज़ें समझते हैं। एक होता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि जब एक गवर्नमेंट, एक कंट्री पैसे कलेक्ट करती है लोगों से टैक्सेस में, लेकिन जो उनका एक्सपेंडिचर है, राइट, जैसे सड़कें बनाने में, रेल रोड बनाने में, किसी भी चीज़ में वो ज़्यादा हो जाए, यानी कि टैक्सेस में गवर्नमेंट को पैसे कम आ रहे हैं लेकिन खर्चा गवर्नमेंट का ज़्यादा हो रहा है, तो हो जाता है भैया जी बजट डेफिसिट। इसी की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इससे भी बजट डेफिसिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि जब आपके एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन आप एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे, राइट। इंटरनेशनल मार्केट में अब हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि भाई ये यूएस में कैसे चल रहा है, राइट, जो हमारा डेफिसिट है ये यूएस में कैसे चल रहा है, आपको समझना चाहिए यूएस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जिसका हर जगह पे फैला हुआ है हाथ और हर बंदे को अफेक्ट होता है। यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 1970 से नेगेटिव में चल रहा है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब कितना 50 साल से ये नेगेटिव में चल रहे हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो यूएस डॉलर है आप उसको एक ग्लोबल करेंसी की तरह मान सकते हो, राइट। आपने देखा होगा जब भी कोई हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं या फिर इंटरनेशनल डेफिसिट की ही बात कर लेते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई डॉलर्स में है, इतने बिलियन डॉलर्स में है। हम बोलते हैं कि भाई लोगों ने पैसे प्रिंट किए, इतने ट्रिलियन डॉलर्स के पैसे प्रिंट किए, राइट। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, हमेशा हम डॉलर्स में बात करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जाता है यूएस को, क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि जो इनका ट्रेड डेफिसिट है ये बस पैसे प्रिंट करते रहेंगे, करेक्ट। इनके पास डॉलर्स हैं, ये पैसे प्रिंट करते रहेंगे, तो इसकी वजह से ये ऐसा ट्रेड डेफिसिट सस्टेन कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज नहीं कर सकती। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई यूएस तो ऐसे प्रिंट ही करता रहेगा और हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे। फिर बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे चाइना हो गया, राइट। चाइना कोई बेवकूफ़ थोड़ी है कि मतलब यूएस को ऐसी मतलब चीज़ें देता रहेगा। तो ये सब समझने से अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम डॉलर्स को छोड़ो, अब हम गुड्स में बात करेंगे, ठीक है। जो आपका ट्रेड डेफिसिट है हमें प्रिंट करके मत दो डॉलर, क्योंकि हो सकता है आपके डॉलर की उतनी वैल्यू ही ना रहे। आप रोज़ के रोज़ ट्रिलियन डॉलर प्रिंट कर रहे हो, जैसे कि अभी जो कोविड के वक्त इन्होंने पैकेजेस दिए हैं वो ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा दिए हैं। तो जब मार्केट में आप इतने पैसे प्रिंट कर रहे हो तो आपके डॉलर की इतनी वैल्यू नहीं रही, तो अभी लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी डॉलर्स में नहीं देखेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि यूएस जैसी कंट्रीज अभी इतना इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी,
राइट, क्योंकि इनको बराबर करना होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, राइट, उसके बिना वो चल ही नहीं सकते, क्योंकि ये इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो नॉर्मल हमारी नेसेसिटी वाली गुड्स होती हैं, रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, वो तो फिर भी ज़रूरत पड़ेगी ना लोगों को। और जब वो उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी बिकॉज इंपोर्ट्स नहीं हो रहे, तो उन चीज़ों की प्राइस हो जाती है ऊपर। ठीक है, इतनी सी बात समझते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडिया की, राइट, क्योंकि इंडियंस हैं, हम इंडिया की बात करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई इंडिया भी ट्रेड डेफिसिट में ही चलता है, राइट। तो ये चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होगी। तो ये सब समझने के बाद आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब ट्रेड डेफिसिट बहुत देर तक चलता रहता है, और जैसे बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमीज जैसे यूएस की इकोनॉमीज में लोग क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि भाई तुम इतनी देर से डेफिसिट में चल रहे हो, हम तुम्हारे डॉलर को इतना वैल्यू नहीं करेंगे, और उनको अपने इंपोर्ट्स कम करने पड़ते हैं, और उनकी जो इंटरनल गुड्स की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। जैसे आप ये समझो कि अगर एक कंट्री को 100 किलो गेहूं की ज़रूरत है, राइट, जिसमें से वो 50 किलो इंपोर्ट करते हैं, अभी इंपोर्ट्स कम हो गए, लेट्स से कि वो 50 से 20 किलो इंपोर्ट हो गए, तो बचे अभी सिर्फ 70 किलो, जो 50 वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, अभी 20 वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी डिमांड है 100 किलो गेहूं की, उनके पास गेहूं है सिर्फ 70 किलो, तो प्राइस बढ़ेगा ना, सप्लाई कम होगी, डिमांड उतनी ही रही, प्राइस बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो जैसी इन्फ्लेशन का ना एक सर्कल होता है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे इन्फ्लेशन होगा, लोगों को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो ऐसे ये सर्कल सा बन जाता है कि भाई एक बार इन्फ्लेशन हो गया तो ये बढ़ता ही रहता है, राइट। इसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसका हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, जो है वाइमार रिपब्लिक 1918 से लेकर 1929 तक जर्मनी का, राइट। और हम इसमें से एक चीज़ उठा के आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, फार्मलैंड ही खरीदने चाहिए। नीचे हम चलते हैं, ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट है वाइमार रिपब्लिक का, जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था उसके ऊपर, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ जो इन्होंने दी है। फार्मर्स कोप्ड वेल सिंस देयर प्रोडक्ट्स रिमेन्ड इन डिमांड एंड दे रिसीव्ड मोर मनी फॉर देम एज प्राइसेस स्पाइरल्ड। समझ रहे हो? अब गेहूं तो अगर लोगों को खाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 किलो गेहूं नहीं है तो वो 100 किलो नहीं खाएंगे। ऐसे नहीं है कि अगर 2 टाइम की रोटी खाते तो 1 टाइम की खाने लग जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। गेहूं तो तब भी चाहिए उनको, खाना तो तब भी चाहिए, राइट। तो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और फार्मर्स ने इस पर बहुत बढ़िया पैसा कमाया, राइट। तो ये चीज़ ये समझ चुके हैं बिल गेट्स, क्योंकि अभी यूएस ने इतना ज़्यादा पैसा प्रिंट कर दिया है, अंधों की तरह पैसा प्रिंट कर दिया है। इंडिया ने अंधों की तरह पैसा प्रिंट कर दिया। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हैं क्योंकि लोगों की जॉब्स वॉब्स गई है पैंडमिक के वक्त, लॉकडाउन्स के वक्त, तो हर कंट्री ने अंधाधुंध पैसा प्रिंट किया है। जब आप ऐसी चीज़ें कर देते हो कि आप बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट कर देते हो, यू बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू द सिचुएशन ऑफ द वाइमार रिपब्लिक। आपके यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आपको एक और एग्जांपल दूंगा, हमारा सेंसेक्स 52.5 थाउजेंड चला गया उस वक्त जब हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव आ रही थी। यू अंडरस्टैंड राइट हाउ हाई वी आर इन प्राइसेस। तो इसकी वजह से लोगों को पता है कि एक चीज़ जिसकी डिमांड थी, है और रहेगी, वो है खाना वाना, जो मैन्युफैक्चर एक्चुअल गुड्स होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से लोग खरीद रहे हैं वो चीज़ें जहाँ से एक्चुअल गुड्स आती हैं। क्योंकि अगर इमेजिन करो कि अगर यूएस को कल जाके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर करना है और वो डॉलर नहीं दे सकते, तो उनको एक्सपोर्ट्स में भी गुड्स ही देने पड़ेंगे, राइट। और गुड्स कहाँ से आते हैं? मेजरली जो प्रोडक्शन होती है, और फार्मर्स वहाँ पे बहुत ही सेंट्रल पीस रोल जो होता है वो प्ले करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई आपने समझा तो दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग खरीद रहे हैं, अब आप ये बताओ कि हम कैसे खरीदें। तो पहली चीज़ तो वो है कि अगर आपके पास इतना धन है, इतना पैसा है कि आप खुद का खरीद सकें, यू गो एंड डू दैट। बिकॉज इंडिया में अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फार्मलैंड्स बहुत ही चीप हैं, और फार्मलैंड्स पे आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग जिनके पास मतलब इतने पैसे नहीं होते, हम मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन मेरे को दिखता है वो है DSP वर्ल्ड एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्लान। ये एक म्यूचुअल फंड है, ये ब्लैक रॉक के एग्रीकल्चर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और ये इंटरनेशनल फंड है, तो आपको यहाँ से बहुत ही बढ़िया कवर मिल जाएगा।
पिछले 1 साल में इसने 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो रिटर्न्स भी इसके अच्छे हैं। और इनका मोस्टली जो रिवॉल्व करता है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अराउंड ही रिवॉल्व करता है जो इनका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इनका मेजर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर लैंड्स में नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा जो रियल एस्टेट टाइप इन्वेस्टमेंट करे, जो लैंड में इन्वेस्टमेंट करे। तो वैसा ही कुछ होता है रीट। रीट होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। रीट बोलते हैं हम, REIT, जो भी इसको आपको बोलना है बोल लीजिए। इशू रीट का ये है कि रीट इंडिया में अभी बहुत ही नए हैं। आपको ने देखा होगा कि रीट्स ऑलमोस्ट लास्ट 5 to 10 ईयर्स में ही इंडिया में प्रेवलेंट होने शुरू हुए हैं, इसकी बातचीत होनी शुरू हुई है। और अगर हम इंडियन रीट्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिवॉल्विंग अराउंड प्रोफेशनल ऑफिस स्पेसेस, जैसे एम्बेसी हो गया, राइट। तो फार्म रीट जो होती है, राइट, फार्म लैंड वाली रीट, वो इंडिया में नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ जो है इंटरनेशनल फंड। आप ग्रो पे जाके या फिर और भी बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल फंड्स में। मैं किसी से भी स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, मेरे को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। हालांकि मैं इसका रेफरल लिंक नीचे डाल दूंगा, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है। आपको कहीं और जाके कर लेना है तो कर लीजिए। बस ये है कि जैसे हर किसी को रेफरल लिंक मिलता है तो मेरा भी रेफरल लिंक है, अगर आप यूज़ कर लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या है कि यहाँ पे आप US स्टॉक्स जाके अनलॉक कर सकते हैं। आप जो लिंक मैं आपको दूंगा उससे डायरेक्टली अनलॉक हो जाएंगे, और वहाँ पे जब आप जाके पैसे डालोगे तो आप US वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टॉक जो मैं आपको बोलूँगा दैट इज़ ग्लैंडस्टोन। तो ग्लैंडस्टोन एक ऐसा स्टॉक है जिसका मेजॉरिटी फोकस यही रहता है कि ऐसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें जहाँ से गुड्स निकलते हैं, एंड व्हेन ऐसे गुड्स की, वो गुड्स की सप्लाई चेन में होने चाहिए या फिर गुड्स बिकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आज भी वैल्यूएबल थी और कल भी वैल्यूएबल रहेंगी, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न भी दिया है। दूसरा जो हम बात करेंगे, फार्मलैंड पार्टनर्स। फार्मलैंड पार्टनर्स हमारे लिए एकदम दिल के पास हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट पे, बिकॉज ये सिर्फ फार्मलैंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप देखोगे कि इनका लास्ट एक दिन में 5.5% बढ़ा है, एंड द रीज़न इज सेम, बिकॉज लोगों को पता है कि अभी फार्मलैंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना है और सबके सब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको जल्दी ही इसमें कर लेना चाहिए, राइट। तो ये सब जो भी मैंने आपको सोच दिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो रेफरल लिंक है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको नहीं यूज़ करना, दैट्स ऑल्सो फाइन, आप सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट ईजियर क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ किया है, राइट। इन द एंड मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कोट बताने वाला हूँ। ये मार्क ट्वेन है, ये बहुत ही बढ़िया US के लिटरेट रहे हैं। इन्होंने बोला था, बाय लैंड दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मोर। इसका मतलब क्या है कि आप लैंड को उगा नहीं सकते, लैंड जो है उतना ही है, तो इसलिए लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो बनानी थी क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि भाई एक इतना अमीर इंसान जिसके पास इतना बढ़िया बिजनेस एक्यूमेंट है, वो इतना ज़्यादा लैंड क्यों खरीद रहा है। सारे के सारे सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं। अगेन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। 840 सब्सक्राइबर्स का हमारा टारगेट है। उसके बाद आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, प्लीज़ इस डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़ लेना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।